हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो अपनी श्रृंखला चालू किए हैं यूपी पुलिस री एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट नंबर है ये 7 है। ठीक, इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के 6 तक कंटिन्यू कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और रिपीट कर रहे होंगे। रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेक्चर आप कितना भी देख लें, जब तक रिवाइज और नोट डाउन नहीं करेंगे आपको चीजें याद नहीं रहेंगी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, किस चीज से कौन सा क्वेश्चन। देखिए, इसमें हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि क्वेश्चन 38 नंबर का पूछा जाता है, जीके जीएस का, यूपी पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, उस 38 में से आप अगर एक सही वे में सही तरीके से तैयारी करेंगे तो 30 से 32 सवाल जो आप सही कर सकते हैं। और उसमें जो है सबसे पहले नंबर पर आता है स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके से कम 2 से 3 सवाल पूछने के लिए पूरे चांसेस होते हैं। उसके बाद पॉलिटी से हुआ, पॉलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक, संविधान से हुआ, इतिहास और भूगोल, इस तरह से सब मिला करके 32 से 33 सवाल आप सही कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास निगेटिव मार्किंग भी है 1/2 का। ठीक है, क्वेश्चन के तौर पे वैसे देखा जाए तो 1/4 होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अपने इस सेशन का पहला क्वेश्चन। तो ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, ये सवाल क्या कह रहा है। बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या सही होगा, क्या कथकली होगा या कथक होगा, भरतनाट्यम या मणिपुरी। तो क्या पूछ रहा है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ये बिरजू महाराज देखिए, शास्त्रीय नृत्य और घराने से भी सवाल पूछता है। तो जैसे पूछा जाता है कि बनारस घराने से संबंध कौन से वाद्य यंत्र को चलाने वाले थे, या उनका रिलेशन किससे है। तो घराने का मतलब ये होता है ना, जैसे आपके घर में अगर कोई डॉक्टर है, टीचर है, या फिर कोई और भी प्रोफेशन से है, तो ज्यादा से ज्यादा संभावना ये बनती है कि उसी प्रोफेशन से उस घर में और भी लोग निकले। अगर कोई टीचर है तो खासकर यही देखा जाता है कि उसके बच्चे टीचर के ही लाइन में जाते हैं, और डॉक्टर है तो डॉक्टर के लाइन में जाते हैं। तो इस तरह से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज होता है, ये घराना इसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो बिरजू महाराज हैं, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए, इनका संबंध जो है वो कथक से है। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और अपने इसके बारे में, ये कथकली के बारे में देख लेते हैं कि इससे संबंधित कितने लोग हैं और कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं। ये दो नाम आपको याद रखना है, नारायण मेनन और उदय शंकर का। ठीक है, किसके लिए, कथकली के लिए। और इसके बाद है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम लोक नृत्य से संबंधित कौन है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति और मान सिंह, दो लोग। ये जितने इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज्यादा आपको याद नहीं करना है। उस तरह से देखा जाए तो कम से कम 10 से 15 लोग हैं हर एक लोक नृत्य में, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ज्यादा नहीं याद रखना है। जो एग्जाम में पूछा गया है वही यहाँ पे नोट डाउन कराया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। मणिपुरी के लिए अगर देखा जाए तो शुक्र अमली सिंह और आतंब, ये दो नाम याद रखना है आपको, किसके लिए, मणिपुरी के लिए। इसके बाद कथक है, तो बिरजू महाराज जो सवाल में पूछा ही गया है, और एक है बिंदा जी। इन दोनों लोगों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक सवाल आपका पूरा करेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, ये क्वेश्चन 16 से स्टार्ट हुआ है, जबकि यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है। साक्षरता का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टेट में, किसी भी भारत के राज्य में, वहां पे 100 व्यक्तियों में कितने लोग सबसे ज्यादा साक्षर हैं, ये चीज देखी जाती है। तो आप बताइएगा, क्या आपका उत्तर प्रदेश हो सकता है नंबर 1। यहाँ की साक्षरता दर निम्न है, कम स्तर पर है। हाँ, हालांकि पिछले कुछ वर्षों से सुधार हुआ है। बिहार की साक्षरता दर सबसे नीचे है। हमारे पूरे 28 राज्य में सबसे कम अगर कहीं की साक्षरता है तो वो कहाँ की है, बिहार की है। ठीक है, तो इसमें लेकिन सवाल क्या पूछा है कि सबसे अधिक साक्षरता। तो आप लोग साक्षरता का मतलब सिंपल चीज ये सोचिएगा कि वहां की शिक्षा कैसी है, शिक्षा व्यवस्था कैसी है। क्या क्लास 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में वहां पे जो आम भाषा में बोला जाए तो नकल का नाम लिया जाता है। हालांकि कहना सही नहीं होगा, लेकिन बहुत चरम पे है। कहाँ पे, बिहार में। बिहार हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इन सब राज्यों में ऐसा देखा जाता है कि कोई भी ऐसा पेपर ना हो, चाहे वो बोर्ड का हो या कोई भी एग्जाम आप ले लीजिए, वहां पे धांधली होने की पूरी संभावना होती है। और जहां पे धांधली होगी, भ्रष्टाचार होगा, वहां पे शिक्षा कभी भी उच्चतम स्तर पर नहीं जा सकती। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए, सबसे पहले
अंग्रेज अगर हमारे भारत में आए तो कहां पे आए थे? दक्षिणी तट पर आए थे। देख लीजिए ये हमारा प्रायद्वीपी, ठीक है, प्रायद्वीपी है, और यहीं पर अंग्रेज समुद्र के रास्ते से आए। क्योंकि उस समय हवाई जहाज उतना था नहीं या फिर इतना प्रचलन में नहीं था, तो समुद्र के रास्ते से वो लोग यहीं पर आए थे सबसे पहले दक्षिण में। तो यहीं पर जो है वो कम्युनिकेट किए थे वहां के लोकल लोगों से, ठीक है। तो जब वहां, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो शिक्षित थे, उनकी पीढ़ी बहुत आगे जा चुकी थी और उनका ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट पड़ा हमारे दक्षिण भारत के राज्यों पर। तो सबसे ज्यादा अगर साक्षरता के लिए देखा जाए तो केरल प्रथम स्थान पर है। कौन है? केरल। आप लोग याद रखिएगा, केरल जो है लगभग इसका 94% के आसपास साक्षरता दर है, ठीक है। तमिलनाडु के बारे में आप लोगों को बता दें कि तमिलनाडु की जो राजधानी है, याद रखिएगा, वो तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। यहां पर है तमिलनाडु, इसके ऊपर है आपका केरल। यही वो केरल है जहां पे साक्षरता दर सबसे अधिक है, ठीक। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा किया जाए तो देखिए, आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहले भाषाई रूप में गठित होने वाला राज्य अगर कोई है तो वो आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना बना 2 जून सन 2014 को। कब? ये डेट याद रखिएगा आप लोग, 2 जून सन 2014 को। कौन अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। और जब ये अलग हुआ तब ये वहां पर प्रस्ताव रखा गया था कि दोनों भी राज्य की राजधानी एक ही होगी। कौन थी उस समय? हैदराबाद। लेकिन 10 वर्ष के बाद इनकी राजधानी में परिवर्तन किया जाएगा और जो है तेलंगाना की राजधानी आपकी बनेगी, हैदराबाद ही रहेगी। तेलंगाना की कहां रहेगी? हैदराबाद। किसकी राजधानी? तेलंगाना की। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है बदल करके अमरावती कर दी जाएगी, ठीक है। तो अब ये चीज आपको स्पष्ट हो गया होगा कि तेलंगाना की इस समय अगर राजधानी पूछे तो आप हैदराबाद बताएंगे और आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछे तो अमरावती बताएंगे, ठीक। और महाराष्ट्र की राजधानी तो सबको ही पता है, क्या है? मुंबई, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इस सवाल को आप लोग देखिए, ब्रह्म समाज क्या राजा राम मोहन राय ने किया था, स्वामी विवेकानंद, या स्वामी दयानंद सरस्वती, या राजगोपाल चट्टोपाध्याय? बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना हमारे राजा राम मोहन राय ने की थी। किसने? राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा, कौन? राजा राम मोहन राय। और स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर देखा जाए, इनके जन्म दिवस पर जनवरी में एक दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस। आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम जून के आसपास आपकी होने की पूरी संभावना है। जून के लास्ट तक नोटिफिकेशन आएगा, जून जुलाई के आसपास होएगा। तो जनवरी का करंट अफेयर्स, फरवरी और मार्च अप्रैल का, ये इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती के बारे में देखा जाए तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी? आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग क्वेश्चन जो है ना फर्स्ट को थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि 16 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 मतलब चौथा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है इसको पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तेल की रिफाइनरी के लिए कौन सा इसमें से जो जनपद होता है ना, जनपद का मतलब आप समझिएगा सिंपल वे में, जिला, ठीक है। जिला, जिला को ही हम लोग जनपद कहते हैं, जनपद, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जो तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो क्या बरेली है, या वाराणसी है, महोबा है, या मथुरा है? तो बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? अगर इसका क्वेश्चन आपका ऑप्शन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका नंबर क्या होगा। क्या बरेली होगा, वाराणसी होगा, महोबा होगा, या मथुरा होगा? उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है मथुरा। मथुरा में ही तेल रिफाइनरी जो है उसके लिए वो प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? डी, ठीक है। अब मथुरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है?
तो सब लोगों को पता होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ, ठीक। और यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो सबसे चर्चित मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी साहब है, ठीक है। और अगर राज्यपाल की बात किया जाए तो आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल, ठीक है। अपना अगला सवाल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। 16 नंबर से हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर ये 20 है। मुद्रा का क्या तात्पर्य होता है? मुद्रा किसे कहा जाता है? क्या जो करेंसी होती है, हम लोग देख लेते हैं कि जापान की करेंसी क्या है, भारत की करेंसी क्या है, बांग्लादेश की करेंसी क्या है, ये करेंसी होती क्या है, ये किस तरीके से मापी जाती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, क्या मूल्य का मापक होता है? जैसे कोई वस्तु, मान लीजिए हमारे पास ये जो पेन है, इसका दाम है 10 रुपए मान लीजिए, तो क्या यही हुआ मुद्रा? इसी वे में मापा जाता है? ऐसा नहीं है। क्या कैसे है? तो ऑप्शन के थ्रू आप ऑप्शन को सही करिएगा। तो बताइए, कर्मचारी को मिलने वाला वेतन, क्या जो कर्मचारी जो काम करते हैं उनको जो वेतन मिलता है उसको मुद्रा कहेंगे, या लाभांश, या फिर किसी राज्य की प्रतिवर्ष कुल आय? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? देखिए, मुद्रा की बात अगर की जाए तो मुद्रा उसको कहते हैं ना जिसमें उसकी माप की जाती है। अलग अलग देश अलग अलग मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए, हमारे यहाँ 1 रुपया है, नेपाल में अगर देखा जाए तो यही 1 रुपया लगभग 2 रुपए से 3 रुपए के आसपास होता है, ठीक। तो ये बोला जाएगा कि भारत की करेंसी जो है नेपाल की करेंसी से स्ट्रांग है। लेकिन अगर अमेरिका के तौर पर देखा जाएगा तो अमेरिका का अगर आप $1 लेंगे, डॉलर का चिन्ह ऐसे बनता है, ठीक है, $1, और इंडिया के तौर पे देखा जाएगा तो इस समय कम से कम 80 रुपया होगा। $1 80 रुपए, यानी भारत अगर 80 रुपया जोड़ेगा तो अमेरिका का $1 होगा। करेंसी किसकी मजबूत हुई? अमेरिका की कि इंडिया की? $1 जो है वो 80 रुपए के बराबर है, ठीक है। अमेरिका की करेंसी जो है इंडिया की करेंसी से स्ट्रांग है। इस तरह से करेंसी का मतलब आप लोग देख लिए होंगे कि ये जो होता है मूल्य का मापक होता है। किसका? मूल्य का, किसी वस्तु का, किसी चीज का जो मापक होता है वही होती है मुद्रा आपकी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा सा दुखद है, इस सवाल को सुन करके पढ़िएगा कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस, जो सीडीएस का पद होता है, ये बनाए गए थे हमारे कौन? बिपिन रावत साहब। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और अन्य सशस्त्र बलों के जवानों की आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। ये दुर्घटना कब हुई थी? आपको बता दें, हेलीकॉप्टर से वो दौरा कर रहे थे, अपने 14 दल थे उस समय। उस हेलीकॉप्टर में, चार्टर में कितने लोग थे सवार? 14 लोग। और वहां पे मौसम खराब हुआ, या फिर हमारा नेटवर्क फेल हुआ, जो रडार लगा होता है, या जो भी उस समय तत्कालिक परिस्थिति बनी होगी, तो हमारे जब पहले सीडीएस साहब थे बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी, ये लोग और 14 लोगों के साथ ये जा रहे थे अपने टूर पर। टूर उत्तराखंड के आसपास कहीं पे था, ठीक है। वहीं पे ये दुर्घटना हुई और इनकी मृत्यु हो गई। पूरे 14 के 14 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी उस समय। पूरा देश उस समय गम में था। वो डेट क्या थी ये पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो बताइए, क्या 9 दिसंबर 2021 को घटना हुई थी, या 4 दिसंबर 2021 को, 7 दिसंबर 2021, या 8 दिसंबर 2021 को? तो ये जो घटना हुई थी, आपको बता दें, 8 दिसंबर सन 2021 को हुई थी, ठीक है। आज के 3 वर्ष पूर्व, कब? 8 दिसंबर सन 2021 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, किस मुगल शासक के आदेश पर? देखिए, मुगल शासक जो थे ना, वो शुरू हुए थे कहां से? हुमायूं से। क्योंकि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बाबर ने किया था। सॉरी, हम हुमायूं बोले हैं। तो बाबर के यहां से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु, देखिए जो सिख थे वो पंजाब प्रांत में थे, और पंजाब में सिख धर्म की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो गुरु नानक देव ने की थी, ठीक है। उसी में से उनके पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। और 5वें गुरु के बारे में जो पूछ रहा है कि उनका नाम था अर्जुन देव। इनकी हत्या करवा दी गई थी मुगल शासक के कहने पर। तो कौन सा मुगल शासक था जिसके कहने पर 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या कर दी गई थी? बताइए।
क्या अकबर के कहने पर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? जो सिख गुरु थे अर्जुन देव, इनकी हत्या किस मुगल शासक ने कहा था कि इनकी हत्या कर दी जाए? तो देखिए कहा था जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा मुगल मुगल के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो मुगल साम्राज्य है ये शुरू कहां से हुआ था। तो ये शुरू हुआ था बाबर के यहां से। सबसे पहले नंबर पर बाबर आया था। ठीक, बाबर आया, उसके बाद इसका पुत्र था हुमायूं। ठीक, हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर के बाद आपके थे जहांगीर। यही जहांगीर है जिसने अर्जुन देव का कत्ल करवाया था। और उसके बाद शाहजहां। और शाहजहां वही था जो आगरा में ताजमहल बनवाया है। ठीक, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया है? तो शाहजहां ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ये खेल से संबंधित सवाल है। आपके एग्जाम में खेल से, स्टैटिक जीके में और दिवस से 2 से 3 सवाल पूरे पूछे जाने की संभावना है। संविधान से 3 से 4 सवाल रहेगा। इतिहास और भूगोल से रहेगा। ठीक, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि चीजें आप लोग रिवाइज करिए, और जो भी सवाल आप पढ़ रहे हैं इस सवाल के माध्यम से उस सब्जेक्ट का आप टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करिए। जब पूरा रिवाइज करेंगे तो फिर अगले अगले नेक्स्ट एग्जाम में अगर उस टॉपिक से कोई भी सवाल बनेगा तो आप पूरी तरह से उसको सॉल्व करने के लिए सक्षम होंगे। ठीक है, तो बताइए ये खेल से पूछ रहा है संबंधित कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। अभी मैं बताया कि दिवस से 1 से 2 सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो बताइए खेल दिवस जो है वो क्या 29 अगस्त को मनाया जाता है, या 14 नवंबर को, या 27 जुलाई को, या फिर 2 अक्टूबर को? तो बताइए 2 अक्टूबर को देखा जाए तो क्या नाम उनका, हाँ लाल बहादुर शास्त्री, और एक है महात्मा गांधी। इनके जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। ठीक, और 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके? जवाहरलाल नेहरू। उनको चाचा भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो उनको बच्चों से बहुत ज्यादा प्रेम था। और उनके जन्म जयंती पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। और देखिए 29 अगस्त बचा, तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस तारीख को? 29 अगस्त को क्या होता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? सबसे अधिक, सर्वाधिक, देखिए जानते हैं सबसे ज्यादा आपको कठिनाई क्या दिखाती है कि जो इंग्लिश, जो हिंदी होता है ना, इसका शब्द कभी कभी शब्द समझ में नहीं आता हमारे। अवधारणा बोल दिया, अन्वेषण बोल दिया, तो समझ में ही नहीं आता क्या कह रहा है। तो पहला काम आपका यही होना चाहिए कि शब्द को अपनी भाषा में ट्रांसलेट करें, उसको अपने तरीके से समझें, फिर जाके आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो सर्वाधिक को आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सबसे अधिक प्राचीन मतलब पुराना पुराण कौन सा है। तो देखा देखा जाए तो हमारे भारत में कुल 18 पुराण हैं। कितने? 18। इन 18 पुराण में सबसे पहले नंबर पर कौन सा पुराण लिखा गया था, यही सवाल पूछ रहा है। तो आप देखिए क्या मत्स्य पुराण, या विष्णु पुराण, नारद पुराण, या वामन पुराण? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो आपको बता दें सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। कौन सा? मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेद कितने हैं अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से बहुत ज्यादा सवाल बनने की संभावना नहीं है। सबसे ज्यादा आधुनिक भारत और इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 से लेकर के 1947 तक के सारे जो जो भी कार्य हुए हैं उन सब के बारे में आप लोग रिवाइज करिए, उसको पढ़िए, और उससे संबंधित जितने भी सवाल हो सके आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास करिए। और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर एमआई कंपटीशन पर आपको हिंदी का क्लास, रीजनिंग का क्लास, और इसके साथ साथ करंट अफेयर्स और जीके जीएस का क्लास डेली चल रहा है। ठीक, आप लोग सही तरीके से और सही गाइडेंस के माध्यम से अगर एक वे में चलते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे डे बाय डे, आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितने पुराण है भारत में? 18। सबसे पुराना पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला क्या है हमारा?
पढ़िए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके रचयिता कौन है? देखिए, रचयिता से लाइन दे दी जाती है दो तीन ठो, और उससे पूछा जाता है कि इसको किसने रचा है। इससे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता से ही संबंधित है और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह प्रश्न है। बताइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, आप इसलिए भी इस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जो हिंदू, और आज के समय में देखा जाए हिंदू और मुस्लिम के बीच में बड़ी दुर्व्यवस्था चल रही है कि इसने ये किया उसने वो किया। आप अगर इस वे में जाएंगे तो आप सोचेंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा लिखने वाला कोई हिंदू ही होगा, या नाम से ही आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप कहेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी या सी आर दास। तो ऐसा नहीं है। देख लेना ये कहाँ पे वो हुआ है कट। टाइमिंग 2 बार हो गया है ना, चलो ना। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके रचयिता कौन है? आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर, तो इनको देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ ये लिख सकते हैं। मोहम्मद इकबाल वैसे भी आप काट देंगे कि ये हिंदुस्तान के बारे में क्या ही लिख सकते हैं, ये लोग तो हिंदुस्तान विरोधी हैं। ऐसा नहीं है, जब भारत आजाद नहीं हुआ था उसके पहले भी मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस है, ये दोनों एक साथ मिलकर के काम कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुस्लिम नेता जो है भारत का खिलाफ था या भारत के खिलाफ रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, ये लाइन लिखी गई है मोहम्मद इकबाल साहब के द्वारा। किसके? मोहम्मद इकबाल। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर का जो सवाल है, सारे जहां से अच्छा, इसको लिखने वाले कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल साहब हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए, सवाल को जितना पढ़ना इंपॉर्टेंस है वो बहुत जरूरी है। अगर सवाल को आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप ये ही नहीं समझ पाएंगे कि इसमें पूछे क्या जा रहा है। और सबसे ज्यादा फैक्ट ये होता है, ये नहीं और हाँ का जो होता है, यहाँ पे अगर नहीं को आप छोड़ देंगे तो वहीं आप सवाल का उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? अगर जल्दी जल्दी में आप नहीं को भूल गए तो आप सही है मार के चले आए। क्यों? क्योंकि बड़ा इमाम बाड़ा क्या है, लखनऊ में है। आप ऐसे ही इस ऑप्शन को सही कर देंगे, बोलेंगे ये सही है और निकल लेंगे। पता लगेगा जब आंसर की आएगी और चेक करेंगे, अरे यार हमने तो देखा था उसमें नहीं, हम छोड़ दिए। तो इस तरह से आपका 1 नंबर आपको सिलेक्शन से दूर ले जा सकता है। ध्यान रखिए इस चीज का कि जो सवाल लिखा है उसको सही तरीके से अपनी भाषा में पढ़ने का प्रयास करिए। ये सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब कि इसमें से जो ये दिया गया है इसमें से क्या सही नहीं है। क्या निषाद बाग जो है वो जम्मू कश्मीर में है, ऐसा पूछ रहा है? या फिर फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है क्रिकेट के लिए संबंधित है, क्या वो दिल्ली में है? या हुमायूं का मकबरा जो है क्या वो इलाहाबाद में है? तो हुमायूं के बारे में अगर देखिए, हुमायूं आ गया। अब आप हुमायूं से संबंधित पूरे फैक्ट को पढ़ने का प्रयास करिए। हुमायूं कब आया था, इसने कब से कब शासन किया, ये शेरशाह सूरी से कहां के युद्ध में हारा, ये कितने बार इसका कार्यकाल रहा। तो हुमायूं एक ऐसा शासक था मुगल में जो 2 बार कार्यकाल रखा था अपना। एक बार आया, उसके बाद फिर 10 वर्ष तक शासन किया, उसके बाद शेरशाह सूरी से इसका युद्ध हुआ और हार गया। हारने के बाद सोचिए ये फिर हार नहीं माना, अफगान गया, फिर वापस आया और अपनी सेना खड़ी की, फिर शेरशाह सूरी से लड़ा और दोबारा अपना राज्य का स्थापना किया था। तो इसी के मकबरे के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या इसका मकबरा इलाहाबाद में है? तो हुमायूं का मकबरा इलाहाबाद नहीं है, इसका मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। याद रखिएगा कहां पर है? दिल्ली में। बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है, सही है। निषाद बाग जम्मू कश्मीर में है, सही है। और फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है क्रिकेट के लिए वो भी दिल्ली में है, और हुमायूं का मकबरा जो है वो भी दिल्ली में है। ठीक। और दिल्ली से कुछ पॉइंट, कुछ फैक्ट्स आपको याद रखना चाहिए कि दिल्ली आपकी राजधानी कब बनी, यानी भारत की राजधानी कब बनी, और हाल फिलहाल में दिल्ली में राजनीतिक संकट क्या चल रहा है, ये करंट से सवाल पूछने की पूरी संभावना है। आम आदमी पार्टी के जो लीडर है अरविंद केजरीवाल, इनके ऊपर कुछ आरोप लगा है, हालांकि जो सही हो, क्योंकि हम ईडी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते, अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा हमें है, जो भी करेगा वो न्यायपूर्ण तरीके से करेगा। ठीक है, तो ज्यादा राजनीति के बारे में न जाते हुए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? चंद्रप्रभा मृगवन, मृग मतलब समझते हैं हिरण होता है, तो हिरण के लिए
चंद्रप्रभा नाम का जो हिरण के लिए वन है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत में अब राज्य की बात अगर आई तो भारत में राज्य कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, और उन राज्य की राजधानी क्या है, और उस राज्य में कौन कौन से मुख्यमंत्री हैं, किसकी सरकार है, कितनी लोकसभा सीट है, ये सब चीजें आपकी जिम्मेदारी है। आप भी अपने तरीके से रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो बताइए चंद्रप्रभा मृगवन है जो वो उत्तर प्रदेश में है या राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में है या फिर गुजरात में है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ही चंद्रप्रभा मृगवन है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपकी लखनऊ पड़ती है। जब भी कोई भी स्टेट आए उसकी राजधानी, वहां पे लोकसभा की सीट, राज्यसभा की सीट, मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, ये करंट से सवाल आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पे लोकसभा की सीट जो है 80 है। कितनी है? मैं इसलिए लोकसभा की बात बता रहा हूं क्योंकि अभी आपका इलेक्शन भी होने वाला है। ठीक है, तो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसलिए आपको ये चीजें जाननी चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें शेयर की जाती हैं लोकसभा में। तो 80 सीट है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? अर्जुन पुरस्कार, ये पुरस्कार यानी अवार्ड से संबंधित भी सवाल 1 से 2 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे। तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या नृत्य में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, या फिर सिनेमा में दिया जाता है, दूरदर्शन में दिया जाता है, या खेल कूद में दिया जाता है? तो देखिए जो अर्जुन पुरस्कार है वो दिया जाता है खेल कूद में, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हर वर्ष लगभग 15 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अब आप लोग बताइए, मैं कई बार करा चुका हूं करंट अफेयर्स की क्लास में, कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसको अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतना बता देते हैं, वो क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं। अगर आप कहें तो हम ऑप्शन भी दे सकते हैं। पहले नंबर पर विराट कोहली, क्या विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार मिला है, या रोहित शर्मा को मिला है? बताइए, या फिर मोहम्मद शमी को? मोहम्मद शमी, इसमें से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मोहम्मद शमी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? भारत में भारत कोकिला, देखिए कुछ कुछ चीजों की उपाधि जो है, इस उपाधि से किसको जाना जाता है? इन उपाधियों से भी आपके सवाल जो है एग्जाम में बनते हैं। जैसे उपाधि का मतलब होता है सरनेम, तो जो उपाधि है, क्या लता मंगेशकर को कहा जाता है भारत कोकिला, या इंदिरा गांधी को, सरोजनी नायडू को, या फिर पीटी उषा को? तो जो भारत कोकिला है ये कहा जाता है सरोजनी नायडू को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा, सरोजनी नायडू। और लता मंगेशकर को क्या कहा जाता है? आपको पता ही होगा, लता मंगेशकर संगीत की दुनिया में एक महान हस्ती हैं। तो लता मंगेशकर को कहा जाता है स्वर कोकिला। क्या? स्वर कोकिला। स्वर कोकिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके गला 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 ही तो होता है जो आपकी ध्वनि को उच्चारण करने का प्रयास करता है या उच्चारित करता है। तो इसलिए स्वर के माध्यम से ही ये अपने संगीत की दुनिया में छाई। ठीक, तो लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है और सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? कोकिला ऑफ भारत। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, कौन थे? तो बताइए, भारत के प्रथम मतलब पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या श्री वीवी गिरी, या श्री वीडी दत्ती? तो बताइए पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आप लोग बताइए कि पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी इन्हीं को बनाया गया था। तो कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये प्रथम उपराष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, अब इस सवाल को पढ़िए, राष्ट्रपति से संबंधित सवाल है। देखिए 3 जगह से पॉलिटी में सवाल पूछने की पूरी संभावना, एक मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से, और नागरिकता। नागरिकता से सवाल नहीं बनता। और आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और संसद,
संसद की बात किया जाए तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आ जाएंगे। और इंपॉर्टेंट तौर पे देखा जाए तो प्रधानमंत्री और आपके राज्य के मुख्यमंत्री ये संबंधित होते हैं। इनसे सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 को जो पूछने का प्रयास कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं, तो बताइए जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको संबोधित कर सकते हैं या करते हैं? क्या न्यायाधीश को करते हैं, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य चीफ ऑफ जस्टिस होते हैं उनके द्वारा, या प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को, या लोकसभा अध्यक्ष को? तो देखिए जो राष्ट्रपति होते हैं ये आर्टिकल नंबर 52 में ऐसा कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा। तो आर्टिकल नंबर क्या होगा? 52। अभी मैं राष्ट्रपति के बारे में अपनी पिछली वीडियो में यानी कल की वीडियो में बताया था उनके एक ट्रिक के माध्यम से कि किस किस संविधान से संबंधित उनकी शपथ किस में है, महाभियोग किस अनुच्छेद के माध्यम से लगाया जा सकता है। तो आप लोग उस चीज को जाकर के देखिए और नोट डाउन करिए और रिवाइज करने का प्रयास करिए। तो जो राष्ट्रपति हैं ये अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको? उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32। ये क्या है? ये बीमारी से संबंधित है, क्योंकि सवाल ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जैसे कोई बीमारी का नाम ले लिया, मान लीजिए मलेरिया, तो मलेरिया जब रोग होता है तो इससे कौन सा आपका अंग प्रभावित होता है? आपके शरीर में फेफड़ा होता है, छोटी आंत होती है, या फिर तमाम चीजें, हृदय होता है, तो क्या प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है, क्या त्वचा होती है, या आंत होती है, फेफड़ा होता है, या हृदय होता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो हैजा रोग से शरीर का जो अंग प्रभावित होता है वो हमारे शरीर का छोटी आंत होती है। क्या? छोटी आंत प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। आंत जो है हैजा रोग के संबंधित होती है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? देखिए ध्वनि को मापने का जो यंत्र होता है जिसमें मापा जाता है वो उसका मात्रक जो होता है डेसिबल होता है, डेसिबल में मापा जाता है। तो इसका मापक यंत्र रखा गया है कि इतने से इतने डेसिबल के बीच में शोर कहा जाएगा। इसके बीच से इसके बीच में जैसे 130 से 140 हुआ तो ट्रैक्टर के बारे में, या मार्केट की शोर हुई, या घर का वातावरण कितने डेसिबल में होता है, या कोई भी व्यक्ति कितने डेसिबल में सुन सकता है। तो 20 डेसिबल से ज्यादा अगर ध्वनि रहेगी तो वो सुन सकता है, 20 से अधिकतम कितने तक। तो इसमें पूछ रहा है कि कितनी ध्वनि को, कितने डेसिबल की ध्वनि को शोर नाम दिया जाएगा। यानी अगर उतनी ध्वनि हो रही है, यानी 80 डेसिबल हो रही है, या 100 डेसिबल हो रही है, 120 डेसिबल या 140 डेसिबल हो रही है, तो उसको शोर के रूप में जाना जाएगा कि वहां पे ज्यादा हाव हल्ला हो रहा है, वहां पे ज्यादा शोर हो रही है, आवाजें ज्यादा आ रही हैं। तो 80 डेसिबल से अगर अधिक ज्यादा हुई ध्वनि तो हम उसको शोर की श्रेणी में रखेंगे। किसकी श्रेणी में? शोर की। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो ध्वनि का मापक क्या हो गया? डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कंप्यूटर से संबंधित है कि एक कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? मतलब कि कंप्यूटर जो है अपनी चीजों को जो मेमोरी के माध्यम से रखता है वो किस नाम से, किस रूप से रखता है? क्या बाइट में रखता है, या बिट में रखता है, किलो में रखता है, या पिक्सल में रखता है? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो कोई भी कंप्यूटर जो है ना, आपको बता दें, वो बाइट में अपनी सारी चीजों को स्टोरेज करके रखता है। किसमें? बाइट में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में कि एक बाइट में 8 बिट होता है। एक बाइट में कितने बिट होता है? 8। और एक किलो बाइट में 1024 बाइट होता है। और एक एमबी की बात की जाए तो 1024 केबी होता है एक एमबी में। ठीक है, इतनी चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, दिवस से संबंधित है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए महिला दिवस मनाने का पर्पज क्या है? महिला दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पुराने समय में या बहुत पहले समय से देखा जा रहा है तो महिलाओं के लिए आरक्षण और महिलाओं की आजादी के नाम पर केवल बातें बनाई जाती हैं, उसको लागू नहीं किया जाता है। हालांकि अब आने वाले समय में धीरे धीरे महिलाओं की आजादी पुरुषों की आजादी के इक्वल होती जा रही है।
इनका बैलेंस होता जा रहा है सिस्टम, ठीक है। तो इसलिए महिला दिवस मनाया जाता है कि महिलाओं के लिए, उनके लिए कानून व्यवस्था बनाई जा सके, उनकी सुरक्षा का वचन दिया जा सके, सुरक्षा पर बातें की जा सके, उनकी आजादी को प्रोत्साहित किया जा सके और वो पुरुषों के साथ साथ में साथ मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, इसलिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्या 8 मई को, 8 अप्रैल को, या फिर 8 मार्च को, या फिर 8 जून को? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मनाया जाता है आपका 8 मार्च को। कौन सी डेट को? 8 मार्च को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? देखिए अक्सर सवाल पूछता है एग्जाम में, हालांकि बहुत जरूरी तो नहीं होता है कि पूछेगा, लेकिन आपके एग्जाम में पहला प्रधानमंत्री कौन है, पहला राष्ट्रपति कौन है, और पहला किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन था, पहली महिला, खासकर महिला जो है बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो कम ही पदों पर सृजित रही हैं, इसलिए प्रथम महिला के बारे में पूछे जाने की संभावना हमेशा हर एग्जाम में रहती है। तो इस एग्जाम में ये पूछ रहा है कि भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला, यानी भारत के जो भी राज्य हैं इसमें सबसे पहले कोई भी महिला जो है वो कब मुख्यमंत्री बनी थी, या कौन है जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी पूरे भारत में किसी भी राज्य की? को क्या वो फातिमा बीबी है? तो फातिमा बीबी के बारे में बात करें तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की पहली जज बनने वाली महिला है। कौन? फातिमा बीबी, याद रखिएगा। श्रीमती विजय लक्ष्मी? नहीं। श्रीमती सुचेता कृपलानी या फिर श्रीमती दुर्गा बनर्जी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। श्रीमती सुचेता कृपलानी जी जो है ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और पूरे भारत में पहली मुख्यमंत्री बनने का दर्जा प्राप्त इन्हीं को है, सुचेता कृपलानी को। तो चलिए आप लोग एक सवाल और बताइए कि पहली महिला राज्यपाल, किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली कौन है, उनका नाम क्या है? तो हम बता दें आपको, उनका नाम है सरोजनी नायडू। क्या है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल हैं, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की बात किया जाए तो मान लीजिए एक क्षेत्रफल ये सबसे बड़ा है, इससे छोटा है, फिर इससे छोटा है, फिर इससे छोटा है। ये पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य में सबसे नंबर 1 पर या उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है, यह पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले नंबर पर आपका है राजस्थान, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। क्या? महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पर आपका आता है प्यारा यूपी। तो ये चीज याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में चौथा स्थान रखता है और सबसे पहले नंबर पर राजस्थान है जिसका क्षेत्रफल पूरे भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में चौथे स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देख लेते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था? देखिए भारत रत्न पुरस्कार की अगर बात की जाए तो इसको सबसे पहले दिया गया था 1954 में। कब? 1954 में। और सबसे पहले किसको दिया गया था? तो सी राजगोपालाचारी को। भारत जब आजाद हुआ तो भारतीय राजनीति का चाणक्य अगर किसको कहा जाता है, यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है। एक चाणक्य तो वो थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे, तो उनकी बात नहीं हो रही है। आजादी के बाद भारतीय राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? वो सी राजगोपालाचारी को कहा जाता है, ठीक है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा कि इसमें से भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया सबसे पहले? तो वो दिया गया है सी राजगोपालाचारी को। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग,
क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल, जैसे मान लीजिए ये नदी है, क्या है, ये नदी जा रही है, इस पर पुल बनता है, क्या बनता है, पुल। ये नदी है, इसमें वाटर, ये सब पानी है, और ये क्या है, पुल है, ठीक है, पुल है और ये नदी है और इसमें जो ये है पानी, ठीक। तो इसमें सवाल ये पूछ रहा है कि भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है, यानी किसी भी नदी पर सबसे लंबा बनने वाला पुल कौन सा है। इस ऑप्शन के माध्यम से हम लोग देखते हैं, गोदावरी सेतु, गोदावरी नदी पर है, ये चीज ठीक है। विक्रमशिला सेतु गंगा नदी पर है, नेहरू सेतु सोन नदी पर है, और महात्मा गांधी सेतु जो है वो गंगा नदी पर है। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बता दें कि भारत में जो नदी है उस पे बना सबसे लंबा पुल है वो है महात्मा गांधी सेतु, जो कि गंगा नदी पर बना हुआ है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए निम्न में से किसका योगदान नहीं होता है। जैसे इस चीज में यह पता किया जा रहा है कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो है वो क्या है, गर्म जलवायु है, ठंडी जलवायु है, या शीत कटिबंधीय जलवायु है, या शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, कैसी जलवायु है उस क्षेत्र की, उस एरिया की, उसमें कौन सा योगदान नहीं देता है। ये नहीं आपको हमेशा ध्यान रखना है, सवाल में नहीं नहीं अगर रहेगा तो आप है करके चले आएंगे और गलत ऑप्शन चूज करके आप एक अंक अपना घटा लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि औसत जलवायु में कौन योगदान नहीं देता है। क्या वर्षा, बिल्कुल देती है वर्षा। वायु की गति, ये भी देती है। वृक्षों की संख्या या आर्द्रता, आर्द्रता भी देती है। जो वृक्षों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी जो है, यह जलवायु को जानने के लिए उसके औसत योगदान में कोई भी सहयोग नहीं करता है। क्या, वृक्षों की संख्या। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया। देखिए वन निगम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि वन नीति जो होती है वो लागू ये करवाती है कि किसी भी वन में जो जानवर हैं, वहां पे हाथी है, शेर है, चीता है, बाघ है, उनको सुरक्षित रखा जा सके, उनके खतरे को कम किया जा सके। क्योंकि जो मानव है वो जानवर हत्या भी करता है अपनी सुविधा के अनुसार, उसको अगर आवश्यकता है तो वो जानवरों की हत्या करने से पीछे नहीं हटता है। इसलिए बनाया गया था वन निगम, इससे वनों की रक्षा की जाएगी। और वन जो है आपके पर्यावरण के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि बिना पर्यावरण के मानव जीवन या कोई भी जीवन संभव नहीं है। तो बताइए उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था। तो 25 नवंबर 1974 को, या 25 नवंबर 75 को, 25 नवंबर 76 को, या 25 नवंबर 77 को। तो उत्तर प्रदेश वन निगम जो है वो 25 नवंबर सन 1974 को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये रहे हमारे आखिरी सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।